नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी। जहां पे मैं आप सभी को कह सकता हूं कि आपकी जो एचपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन है उसकी प्रिपरेशन कराता हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपको अभी तक कह सकता हूं कि जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की सीरीज है, जिसमें हम आपको 40 क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं, उसको मैं आपको कंटिन्यू कर रहा था। तो आज ये सेम उसी सीरीज का कह सकता हूँ वीडियो है, जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? तो याद रखिएगा, टोटल आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जब इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो याद रखिएगा वो वीडियो आपको किस तरीके से या फिर उसमें क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपको पता है जैसा कि जेबीटी कमीशन में आपका एग्जाम काफी ज्यादा पास है, और वहां पे आपका जो ये जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी साथ में ज्योग्राफी वाला सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा है, वहां उसका सिलेबस भी बड़ा है। तो हमें क्या करना है, अब ज्यादा दिन आपके बचे नहीं है, हमें तैयारी को कुछ इस तरीके से करना है कि हमें सारी चीजें आ जाए। तो हम करेंगे क्या, इसके बाद आज ये इस सीरीज में हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। कल से मैं क्या करूंगा आपको, कल मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, तो कल मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला, इकोनॉमिक्स, जिसमें होगा क्या, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो कि आपके जो सिलेबस है आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि आप अब इकोनॉमिक्स की जो टेंशन है उसको पूरी तरीके से खत्म करिए, हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स को मैं मतलब 4 वीडियो में लगभग खत्म कर दूंगा, ज्यादा सिलेबस आपका बड़ा नहीं है। उसमें क्या होगा, तो आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, और प्लस आपका एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाने के चांसेस है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका कल मिलेगा, ये वाला वीडियो आपको कल मैं प्रोवाइड करूंगा। कल इसको पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करूंगा, इसमें किस तरीके की चीजें आपको पढ़ानी है, मैं उसको तैयार करने के बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद मैं आपको बची हुई जो आपके पार्ट है, जिसमें आपका कौन सा हिस्ट्री हो जाता है, आपका जियोग्राफी हो जाता है, और इसके अलावा जियोग्राफी के अलावा जो आपका पॉलिटी है, मैं वहां से भी आपको चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि फिर आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। और याद रखिएगा, हम सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे, और सारी चीजों को खत्म करके आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका सिलेबस मैं आपको खत्म करा के देने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। इसकी ये जो इतना सारा सिलेबस है, इसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और याद रखिएगा, जितना कराऊंगा उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ज्यादा इसमें पूछा जाएगा नहीं। तो मैं आपको चीजें वही बताऊंगा जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगी, जो ज्यादा आपके लिए उपयोगी होंगी। तो चलिए फिर हम यहाँ पे अब इस सीरीज का ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट करते हैं, और देखते हैं कि इसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे सिलेबस में आपको मैं आगे कंटिन्यू ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन तो ये भी पूछे जाएंगे। तो आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज किस दरबार में आया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। तो आपको याद रखना है ये मेगास्थनीज था कौन। तो सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा, याद रखिएगा, मेगास्थनीज के बारे में मैं आपको सारी डिटेल बता दे रहा, ताकि मेगास्थनीज से आपको आने वाला कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज था, ये मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा ये एक यूनान का कह सकता हूँ कि राजदूत था। अब दूत को आप जानते होंगे कि दूत का मतलब एम्बेसडर, वो दूसरे देश में भेजा जाता है और वहां की वो जानकारी, चीजों को जानता है इस तरीके से। तो ये यूनान का रहने वाला था। यूनान में एक राजा था जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। कहाँ भेजा था, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पास। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो उस टाइम शासन काल था, ये वहीं पे आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, और इसने क्या किया, एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। और जो इंडिका है उसमें क्या चीजें इसने बताई, तो याद रखिएगा, इसमें इसने चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कैसा था, क्या प्रशासन व्यवस्था थी, उसके बारे में बताता है। तो आपको ध्यान देना है, मेगास्थनीज से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये भी पूछता है इंडिका में क्या किस चीज का वर्णन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन काल का, ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया।
सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था और यूनान का रहने वाला था। अब आंसर आपको मेगास्थनीज से बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये आप ध्यान दीजिए। किसके शासन काल में आया, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि अल बरूनी, इसके बारे में भी आप जानिएगा। बोला कि अल बरूनी भारत के किस ग्रंथ की रचना की है, यानी कि ये जब भारत में आया तो भारत में जो यहाँ के ग्रंथ है उसका उसने अपनी भाषा में अनुवाद किया। तो उसी को ये पूछ रहा कि ये किस ग्रंथ की रचना की। तो याद रखिएगा सबसे पहले अल बरूनी है कौन, तो आप याद रखिएगा अल बरूनी जो है वो कौन था, या अल बरूनी किसके शासन काल में आया था या किसके साथ आया था, ये आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा जो अल बरूनी था ये किसके साथ आया, तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले कौन आया था, तो आपको पता है महमूद गजनवी आया था। तो ये करता क्या है, अब आपने महमूद गजनवी के बारे में सुना होगा कि वो भारत आता है, 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ का जो मंदिर है वहां पे सौराष्ट्र में, इस तरीके की चीजें आपने सुना होगा। तो ये किसके टाइम आया था, तो ये आपका किसके टाइम पे आया था, तो आपको ध्यान देना ये आपका महमूद गजनवी के टाइम आया था। और इसने क्या किया, यहीं पे एक पुस्तक लिखता है और पुस्तक का नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा इस पुस्तक के दो नाम है। पहला कौन सा था, ये था आपका किताब, इसको बोलते हैं किताब और उल हिंद, ये आपको ध्यान देना है किताब उल हिंद। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं तहकीक ए हिंद। तो एग्जाम में आपसे दोनों पूछ सकता है कौन सी बुक है, तो तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। और एक प्रकार से ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक प्रकार से ये गणितज्ञ भी था, क्या था, गणितज्ञ भी था। इसके अलावा ये कह सकता हूँ खगोल शास्त्री भी था, क्या था, खगोल शास्त्री भी था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था, काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो इसीलिए आप इसकी पुस्तक को याद रखिएगा, कौन सा इसका पुस्तक था, तो आंसर आपको 4 दिख रहे होंगे। तो इसने कौन सी लिखी थी, तो आपको याद रखना है ये लिखा था कौन सा, किताब उल हिंद। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे आपसे क्या पूछ रहा, तीसरा क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले मैं होम रूल आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चीजें बताता हूँ, फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको डिटेल में बता देता हूँ। क्या मैंने बोला कि जो होम रूल आंदोलन है, जो आपका होम रूल आंदोलन है ये क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी ये बताता हूँ। तो याद रखिएगा होम रूल आंदोलन क्या था, तो याद रखिए ये जो आंदोलन था ये आपका कब हुआ, 1916 में। इसको दो लोगों ने स्टार्ट किया था। पहला आपका कह सकता हूं कि एनी बेसेंट, जिनका नाम आपने सुना होगा, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने। कौन कौन स्टार्ट किया था, तो आपको ध्यान देना है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसको स्टार्ट किया, यानी तिलक जी ने इसको स्टार्ट किया था। और कौन किया था, तो और इन्हें किया था एनी बेसेंट ने, दोनों ने अलग अलग जगहों पे किया था, ये आपको ध्यान देना है, एनी बेसेंट ने किया था। क्यों किया था, तो आपको ध्यान देना है इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ ये आंदोलन किया। और क्यों किया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटेन था वो भारत को मतलब भारत में जो लोग थे वो ब्रिटेन से दो प्रकार की मांगे करते थे। पहली चीज स्वतंत्रता की मांग करते थे, और स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान देना है। हम क्या थे, ब्रिटेन का उपनिवेश थे। उपनिवेश में जो स्वतंत्रता होती है, याद रखिए हम किसी भी देश से जो स्वतंत्रता है उसको दो प्रकार से मांग सकते हैं। कैसे, एक होता है आपका क्या, तो याद रखिएगा एक होता है आपका डोमिनियन स्टेटस, क्या होता है, पहला डोमिनियन स्टेटस, और दूसरे को क्या कहते हैं, पहला क्या हो गया डोमिनियन स्टेटस, स्टेटस, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्वशासन। तो याद रखिएगा भारत में, अब इसका पहले मतलब समझ ले, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटेन है हमारे देश से चला जाएगा, लेकिन वो अपने देश में बैठ के हमारे देश के अंदर सरकार बनाएगा, सरकार के थ्रू अपने कामों को वो खुद कराएगा, यानी एक प्रकार से इनडायरेक्टली उसका हमारे ऊपर अधिकार होगा। ये पहली स्वतंत्रता हो गई। दूसरी क्या है, स्वशासन। स्वशासन का मतलब आप हमारे देश से जाओ,
ये हमारा देश है, हम अपने देश में राज करेंगे और हम क्या करेंगे, राज करने का मतलब हम अपने देश में खुद से सरकार बनाएंगे, हम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, इस तरीके की चीजें। तो ये आंदोलन इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें स्वशासन की मांग की जा रही थी, जबकि भारत में स्टार्टिंग में किसकी मांग की जा रही थी, स्टार्टिंग में डोमिनियन स्टेटस की, आप हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दो। लेकिन यहाँ से ये चीजें धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हुई और यहाँ पे स्वशासन की कह सकता हूँ कि बातें स्टार्ट हो चुकी। तो किसके लिए, स्वशासन की। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि इसमें लोगों ने कार्य कैसे किया, तो इन्होंने क्या की, सभाएं बनाई। सभा का मतलब कई लोगों का ग्रुप बनाते थे, वहां पे इसके बारे में विचार करते थे, पत्रिकाओं में ये अपनी बातों को छपवाते थे, जगह जगह पे ये लोग जा करके इसके बारे में बताते थे लोगों को, और इस तरीके से ऐसा होम रूल आंदोलन के अंतर्गत काम किया जाता था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, स्वशासन, ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ। अब मैं थोड़ी सी चीजों को बताता हूँ कांग्रेस के बारे में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने इसके पहले भी कांग्रेस के बारे में कई सारी चीजें बता रखी हैं। तो होता क्या है, तो आपको ध्यान देना है, कांग्रेस के बारे में याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई। कौन किया था, ब्रिटेन का अधिकारी ए ओ ह्यूम ने किया था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो कांग्रेस का है, उस टाइम पे क्या होता है, अधिवेशन होता है। अधिवेशन का मतलब लोगों का समूह होगा, बात करेंगे देश में लोगों को क्या चाहिए, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। तो पहला जो याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आपसे पूछता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा जो पहला अधिवेशन हुआ वो आपका मुंबई में हुआ था, जिसको पहले बंबई के नाम से जानते थे। तो ये आपको ध्यान देना है, बंबई में हुआ था। इसके बाद जो आपका दूसरा, इसमें जो कांग्रेस था, इसमें दो प्रकार की चीजें थी, याद रखिएगा। कांग्रेस पहले जब था वो सिंपल सा करता क्या था, तो कांग्रेस में जो पहले स्टार्टिंग में कह सकता हूं, कब आपका जो कह सकता हूं 1885 से और 1905 के टाइम को बोला जाता है, ये कांग्रेस का स्टार्टिंग फेज था। यानी यहाँ पे कांग्रेस अभी धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रही थी। इसके बाद वाला जो फेज हुआ, यानी 1905 के बाद वाला जो फेज हुआ, इसमें जो कांग्रेस की रणनीति है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। इस टाइम पे लोग क्या करते थे, लोग जो ब्रिटेन था उससे किसी भी मांग को कह सकते हैं विनम्र तरीके से मांगते थे, उदार तरीके से मांगते थे, यानी कि रिक्वेस्ट करके मांगते थे। तो यहाँ पे क्या था, इसको बोलते थे उदार तरीके से मांगना, या फिर कह सकते हैं नरम दल, इसको बोलते हैं नरम तरीके से। 1905 के बाद क्या हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटेन हमारी बातों को इग्नोर कर रहा, तो उनका मानना था कि हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, जबरदस्ती इन चीजों को करेंगे, हम जबरदस्ती अपनी मांगों को मंगवाएंगे। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, इस तरीके की चीजें अपनाने लगे। तो हुआ क्या, कुछ लोगों को मानना था नहीं ये पहला वाला तरीका सही है, कुछ लोगों को मानना था कि ये दूसरा वाला तरीका था, यानी गर्म तरीके से या फिर कह सकता हूं विरोध करके इस तरीके से मांगों को मंगवाना। तो होता क्या है, 1907 में एक अधिवेशन होता है, जो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा 1907 में एक अधिवेशन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सूरत अधिवेशन। क्या देते हैं, सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ये आपका सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो लोग थे कांग्रेस के अंदर, कुछ लोगों का मानना हुआ कि हम लोग गरम दल मतलब कि हम लोग विनम्रता के साथ मांग करेंगे, कुछ लोगों का था कि हम लोग विरोध करके मांग करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। तो ऐसे में लोगों के अंदर क्या हुआ, कह सकता हूं कि जो हुआ क्या कि एक दूसरे के मतभेद हो गए, बातें अलग अलग प्रकार की हुई, विचारधाराएं अलग हो गई। तो हुआ क्या, लोगों कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका नरम दल और दूसरा आपका गरम दल। तो कौन अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, आपको याद रखना है ये। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का श्रेय बनाना किसके, याद रखिएगा 1905 में जब आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ 6 में, तो हुआ क्या कि वहां पे कुछ लोग ही पार्टिसिपेट किए, बंगाल के लोग। लेकिन बाद में जब गांधी जी आए तो धीरे धीरे टाइम पे कई सारी जगहों पे जाने लगे, लोग उनको जानने लगे, और उन्होंने क्या किया, सारे लोगों को आंदोलन में उतारने का काम किया। तो किसका ये श्रेय जाता है, तो ये जाता है महात्मा गांधी को। तो ये बातें आपको याद रखनी है, कौन इसका श्रेय जाता है, महात्मा गांधी को।
सिंधु सभ्यता की नगर प्रणाली की विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। याद रखिएगा, ये एक प्रकार की कैसी शहरी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। जैसे आपको आजकल यहाँ शहरों में अलग अलग टाइप की सारी व्यवस्थाएं घरों में ही देखने को मिलती है, सेम वैसा ही यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के भी अंतर्गत हुआ था। यहाँ पे जो रोड थी ना, आज आप देखते होंगे कि जो रोडें होती हैं वो एक दूसरे को चौराहे पे कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री पे काटती हैं, साथ में ये ईंटों की बनी हुई होती हैं। इस तरीके से यानी जो रोड होते हैं काफी व्यवस्थित हुआ करते थे आज की तरह उस टाइम पे। तो इसीलिए जो पैटर्न होता है इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का अगर आपका सिस्टम है तो इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न। इसको क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, ये सारे इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। तो कैसा था? ग्रिड पैटर्न के आधारित पे था, यानी ग्रिड पैटर्न की तरह था। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे रहेगा चहलगामी। ये क्या था? तो आपको ध्यान देना, चहलगामी क्या है? तो चहलगामी एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चहलगामी। चहलगामी थी क्या? तो एक प्रकार की ये व्यवस्था थी। क्या थी? व्यवस्था थी जिसमें इसको किसने चालू की थी? तो याद रखिएगा, इसे इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। कौन? इल्तुतमिश। इसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट की। और ध्यान दीजिएगा, ये इसमें 40 लोगों का समूह होता था जो कि गुलाम थे बट अमीर थे उस टाइम, इसीलिए इसको चहलगामी। और ये करते क्या थे? जो राज्य था उसमें निर्णय लेने में या किसी भी चीज पे सलाह मशवरा करने में ये आपका मदद करते थे। तो ये आपको ध्यान देना है चहलगामी के बारे में। तो क्या है? तुर्क अमीरों का समूह होता था, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला? अकबर के समय जजिया कर समाप्त करने का प्रभाव क्या था? अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके जजिया कर से रिलेटेड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि जजिया कर आपका था क्या। तो मैं आपको जजिया कर के बारे में इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं मैं आपको ये चीजें बता दे रहा, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जजिया कर है क्या? तो मैं आपको बता दे रहा, जजिया कर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जाम में, तो आप इसको डिटेल में समझ लीजिए। तो याद रखिएगा, जजिया कर कह सकता हूं एक प्रकार से ऐसा टैक्स था जो उन लोगों से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं थे, यानी कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला एक प्रकार का क्या था? टैक्स था। गैर मुस्लिम जो लोग थे उनसे ये आपका टैक्स कर लिया जाता था। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, 712 ईस्वी में। कौन? 712 ईस्वी में एक कह सकता हूं कि बाहरी मुस्लिम आता है हमारे देश में, जिनका नाम क्या था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, अभी आपको मैं क्वेश्चंस भी बता रहा। पूछा जाता है कि जो भारत में जजिया कर किसने स्टार्ट किया था और कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। इसके बाद होता क्या है कि ये ऐसे जजिया कर चलता रहता है। 1564 का टाइम आता है और उस टाइम जो मुगल सम्राट था जिसका नाम था अकबर, इसने इस जजिया कर को हटा दिया। क्या किया? इसने इसको खत्म कर दिया। तो पूछा जाता है जजिया कर को पहली बार किसने हटाया, कब हटाया? अकबर 1564। क्यों हटाया था? तो इसका मानना था कि जो हिंदू मुस्लिम है ये क्या करेंगे, इनके बीच ये एकता को खत्म करता है। हिंदू मुस्लिम की बीच को कह सकता हूँ एक प्रकार से जो एकता है इसको बनने नहीं देता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ भेदभाव हो जाता है, क्योंकि उनके साथ टैक्स नहीं लिया जाता है, हिंदुओं के साथ लिया जाएगा। इसको बढ़ावा देने के लिए अकबर ने ऐसा काम किया, हटा दिया। फिर से आता है एक व्यक्ति जिसको आपने जाना होगा कि इसको बोलते हैं, ये है आपका औरंगजेब। औरंगजेब करता क्या है, ये दोबारा से जजिया कर को 1669 में लगा देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब फिर क्या होता है, एक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, एक मुगल एम्पायर फिर से आता है जिसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ये आपको मोहम्मद शाह रंगीला, ये इसका नाम था। होता क्या है कि ये आता है 1720 में और इसको हमेशा के लिए जजिया कर को कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको जजिया कर से याद रखने हैं। गैर मुस्लिम का कर है, मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया, अकबर इसको खत्म करता है, हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए औरंगजेब फिर से लाता है और ये इसको कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं,
आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया ना कि जो क्या था, शहरी व्यवस्था लगभग थी। तो इस तरीके से होता क्या था, इस तरीके से आपको साइड साइड में जैसे आज शहरों में घर देखने को मिलते हैं, ऐसे बना हुआ था। इस तरीके से घर सारे बने हुए थे और बीच में रोड था, रोड के नीचे नाली बनी हुई थी और उससे पानी ये जाता था, घरों से पानी निकल के नाली में, ऊपर से रोड ढका हुआ था, अच्छी तरीके से आपका यहाँ पे पानी निकल जाता था। तो आपको ध्यान देना है। क्या बोला, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा वो किसमें थे। तो ये याद रखिएगा, जैसे देवनागरी लिपि सेम वैसे ही खरोष्ठी लिपि होती है। आपको ये चीजें याद रखनी है। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के खत्म हुए। अब यहाँ से कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं और आज मैंने आपके लिए क्या लेके आया है, तो याद रखिएगा इसमें आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और याद रखिए आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। बोला कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है। तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो कब होता है, जब कोई संवैधानिक विफलता मिल जाए। क्या, संवैधानिक विफलता मिले तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, इमरजेंसी जैसी चीजें लगती हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो कब लगता है, तो याद रखिए किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 356 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें वर्णित है। यानी कि मैंने आपको बताया कि संविधान का जो संशोधन होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। जो संशोधन है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो संशोधन जो है ये आपका किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये आपका संसद के द्वारा किया जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत, तो आपको ध्यान देना है, ये आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद आपका 368 इसकी व्याख्या करता है कि किस तरीके से आपका संशोधन होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 368। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। मैंने आपको बताया था जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका आर्टिकल 51A में है, या इसको 51 क के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है कि समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में मैं 2 दिनों तक आपसे 2 दिनों में चर्चा किया हूं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये किस आर्टिकल में है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका आर्टिकल कौन से 44 में है। तो ये आपको ध्यान देना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आपका जो डीपीएसपी होता है ये कब से स्टार्ट हुआ। तो मैंने इसके बारे में बताया था, ये 36 आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है और ये संविधान का कौन सा पार्ट है, तो भाग 4 है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो कौन सा है, आर्टिकल 36 से ये आपका स्टार्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं। आर्टिकल जो 32 है इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे आपसे क्या बोला, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से स्टार्ट होती है। तो आपको जो ध्यान देना है कि जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है वो कब से स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये क्या है, तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा। धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये एक प्रकार का क्या है, तो आपको याद रखना है ये हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कौन है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। और ये कौन से भाग में आता है, मौलिक अधिकार, और ये संविधान के किस पार्ट में आता है, तो याद रखिएगा ये संविधान के भाग 3 में आपका आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार उसी में। और ये कब से, तो 25 से लेके 28 तक के बीच आपका कह सकता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो याद रखिएगा कब से स्टार्ट है, 25 से, वही आपसे पूछा गया था। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में है। मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल हमारा 21A है या फिर 21 क है, इसमें आपको शिक्षा के बारे में बताया गया है। और ये स्वतंत्रता जो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट के थ्रू आती है, यही आपका फंडामेंटल राइट के थ्रू ये है। तो आपको ध्यान देना है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ से स्टार्ट है, किसमें है, अनुच्छेद 21A, ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या पूछ रहा, अस्पृश्यता, यानी कि कह सकता हूं कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत, छुआछूत, भेदभाव, या इंग्लिश में अनटचेबिलिटी हम जिसको कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा ये किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल 17 में है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे
और अगला क्वेश्चन सार्वजनिक रोजगार, यानी कि सार्वजनिक रोजगार मतलब जो गवर्नमेंट जॉब निकले या कुछ भी हो, सबको क्या मिले, तो याद रखिएगा सबको समान अवसर मिलेगा, चाहे कोई भी हो। तो याद रखिएगा ये किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल 16 में है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, पॉलिटी के भी 10 क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है जो मीठे पानी की झील होती है दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? तो मैं आपको बता दे रहा, मीठे पानी की जो झील है, मीठे पानी की झील ये आपकी दो टाइप की है। कौन कौन सी? पहली क्या होती है? पहली तो होती है एक और बड़ी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये दो टाइप से होगी। एक तो होगा क्षेत्रफल के आधार पे और दूसरा होगा आयतन के आधार पे। क्या हुआ मतलब सर? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल का मतलब जिसका एरिया बड़ा हो भले उसमें पानी कम हो। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा एक झील पाई जाती है जिसका नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये सुपीरियर झील आपकी पाई जाती है यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, आयतन के अकॉर्डिंग मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं, वो है आपकी बैकाल झील। और ये जो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी भी झील है, ये भी आपको ध्यान देना है। और कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके रूस में पाई जाती है। रूस में जो जगह साइबेरिया वाला पार्ट आपने सुना होगा, तो वहीं पाई जाती है। तो कौन सी हो जाएगी आपकी? अकॉर्डिंग टू हमसे एरिया पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील, आपको याद रखना है। आगे क्या पूछ रहा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कहाँ पे है ये? तो ये आपका रूस, और रूस में भी जगह कौन सी? तो जो साइबेरिया वाला पार्ट है वहां पे ये झील आपकी पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा? तो आप याद रखिएगा जो दूसरा है वो आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। तीसरा जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर। ये तीन आपको ज्यादातर याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, इनकी शेप पूछ लिया जाता है, इसकी कोई उतना फिक्स नहीं है। ये जो है ये एस आकार का पाया जाता है, ये जो है आपका ट्रायंगल टाइप का पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो क्या है आंसर? हो जाएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा कि स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? तो थोड़ा सा आप स्वेज नहर के बारे में देख लीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा क्या बता रहा, आप देखिएगा यहाँ पे आपका अफ्रीका कुछ इसी प्रकार से आपका बना हुआ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो आपको ऊपर से एक पार्ट देखने को मिलता है इस तरीके से फैला हुआ, यहाँ से ऐसे ऊपर ऐसे ही चला जाता है। ये चीजें आपको यहाँ पे इंडिया भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, और ऐसे ये नीचे फैलता हुआ ऊपर चला जाएगा। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये जो पार्ट है ये आपका, यहीं पे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। यहीं पे एक सागर पाया जाता है जिसको हम लोग रेड सी के नाम से जानते हैं, लाल सागर के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे मिस्र के पास एक नहर का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा उसका, मैं उसको अब थोड़ा सा इरेज करके आपको मैप में दिखाऊंगा कहाँ है ये चीजें, आप इसको मैप में ज्यादा बेटर समझ पाओगे। मैं भी आपको दिखा दे रहा। तो क्या मैं आपको बोल रहा कि जो स्वेज नहर है ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले हम स्वेज नहर के बारे में बात करते हैं। तो स्वेज नहर जो है एक कृत्रिम बनाई गई, कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाई गई नहर है, जिसमें होता क्या है, इसका निर्माण जो है ये आपका 1869 में हुआ था। ये दो सागरों को जोड़ता है, एक आपका भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, किसको जोड़ेगा? भूमध्य सागर। और दूसरा किसको जोड़ेगा? तो याद रखिएगा लाल सागर को जोड़ता है, रेड सी को जोड़ता है। इसके बाद और क्या रखना है कि ये आपका कहाँ पे, ये आपका अफ्रीका, और कह सकता हूँ अफ्रीका, यूरोप और एशिया में व्यापार करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसका यही महत्व है। तो पहले भूमध्य सागर और लाल सागर को कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे मैप में देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कहाँ पे, इसको मैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये मैप दिख रहा, यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके ऊपर आपका यूरोप है,
इस यहाँ पे क्या है आपका अफ्रीका है, इसके अलावा ये एशिया है। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आपका मेडिटेरियन सी है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका रेड सी है, आपको ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ छोटा, देखो हो रहा, तो इसको मैं छोटा करके क्रॉप कर रहा, देखूं होता है तो मैं आपको ये चीजें समझा दे रहा। तो आपको यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, हाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, आपको ये कौन सा पार्ट दिख रहा, ये आपको अफ्रीका वाला पार्ट दिख रहा। और यहाँ पे क्या दिख रहा आपको, ये आपको ऊपर जो दिख रहा ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये आपका एशिया है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही होंगी, कौन सी, ये आपको कुछ इस तरीके से ब्लू कलर का दिख रहा। और ये क्या है तो आपको याद रखना है, ये जो मैंने अभी किया ये कौन सा पार्ट है तो आपको याद रखना है, ये है आपका कौन सा मेडिटेरियन सी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम जानते हैं भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये कौन सा है आपका भूमध्य सागर है, ये वाला पार्ट आपका भूमध्य सागर है। ये जो आपको पतला सा यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है तो आपको याद रखना है, ये है आपका रेड सी यानी कि लाल सागर। तो ये आपको समझ में आया। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिख रहा, इसको मैं बना दे रहा ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे यही वाला जो पार्ट है, यहाँ यहीं पे क्या है आपका स्वेज नहर बनाई गई है। तो आपको ध्यान देना है, दो ये पार्ट को जोड़ता है भूमध्य सागर साथ में रेड सी को। और ये वाला पार्ट क्या है आप देख रहे होगे कि ये आपका कौन सा है तो आपको दिख रहा होगा ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा। अब हम क्या करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि इसका आंसर अच्छे से मैप के थ्रू आपने देख लिया कि कहाँ पे ये आपका है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो आपको ध्यान देना है, मैं लिख दे रहा कि किस तरीके से होता है। तो पहला याद रखिएगा, पहला कौन सा है तो आपको ध्यान देना है, जो पहला है वो आपका कौन सा है तो आपको याद रखना है, पहला है आपका एशिया। यहाँ पे आप लिख दे रहा, क्या है पहला आपका, पहला है आपका एशिया। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका अफ्रीका। तीसरा कौन सा है तो याद रखिएगा, तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा है तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका। चौथा कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। और कह सकता हूँ पांचवा कौन सा है तो पांचवा याद रखिएगा आपका है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इसके बाद आपका जो छठा है वो है आपका यूरोप। और सातवां कौन सा है तो सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ये किसके अकॉर्डिंग है तो याद रखिएगा ये अकॉर्डिंग टू किसके है, तो ये कह सकता हूँ कि क्षेत्रफल के आधार पे है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे दूसरा देश कौन सा है, तीसरा देश कौन सा है, चौथा देश कौन सा है, पांचवा देश कौन सा है। तो आप इसको याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा सबसे छोटा है तो अब आपको दिख रहा होगा नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना। हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो दिख रहा होगा कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो मैं आपको कनाडा को थोड़ा सा मैप में यहाँ पे दिखा रहा ताकि आपको कनाडा समझ में आ जाए, कनाडा मैप में कहाँ होता है। तो कहाँ है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आपको मैं कनाडा दिखा दे रहा कि कनाडा विश्व में कहाँ पे है मैप के अंदर। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा, कौन सा, देखिएगा ध्यान से। आपको यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा, हाँ नहीं, हाँ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, कौन सी दिख रही, नॉर्थ अमेरिका वाली, ये वाली लाइन दिख रही। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट ये दिख रहा होगा ये कौन सा, तो यही आपका क्या है, ये आपका कनाडा है। तो याद रखिएगा जो कनाडा है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्या कि जो कनाडा है उसकी राजधानी कहाँ है। याद रखिएगा जो आपका कनाडा है, कनाडा की राजधानी, कनाडा की जो राजधानी है वो कहाँ है तो याद रखिएगा जो कनाडा की राजधानी है वो कहाँ है, आपकी ओटावा, इसकी राजधानी है आपकी ओटावा। दूसरी चीज, ये विश्व में किसी भी देश के साथ सबसे लंबी रेखा शेयर करता है आपका यूएसए के साथ, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ओटावा आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है तो आपको दिख रहा होगा
ये जो ऑस्ट्रेलिया में आपने कई सारी जगह सुना होगा, मेलबर्न सुना होगा, सिडनी, कैनबरा, इस तरीके की चीजें। तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नीचे मैप में दिख रहा होगा, और जो इसकी राजधानी है, तो आपको ध्यान देना है इसकी जो राजधानी होती है वो कौन है, आपकी याद रखना है इसकी जो राजधानी है वो है आपका कैनबरा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आपने कई सारे शहरों के नाम इसमें क्रिकेट में सुने होंगे, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। बोला कि अमेजन नदी कहाँ बहती है, फिर से मैप में अमेजन नदी को देखते हैं। अमेजन नदी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये कौन सा देश दिख रहा, ये पूरा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इस तरीके, कोलंबिया, इस तरीके से। तो होता क्या है, अमेजन नदी यहीं से अपना बहती है और अपना बहते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ चली जाती है। ये चीज सॉरी, यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा किसमें, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका अफ्रीका में, यानी सॉरी साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में बहती हुई नजर आएगी। तो ये आपको ध्यान देना। और एक और आप जानते होंगे, जो अमेजन है, अमेजन का जंगल पाया जाता है यहाँ पे, कह सकता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है यहाँ के जंगल। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है क्यों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो आपको ध्यान देना है, गोबी जो मरुस्थल है वो आपका चाइना, और यहाँ पे जो मंगोलिया, ये आपको मंगोलिया देश दिख रहा होगा, और ये वाला पार्ट चाइना का, तो यहीं पे आपका गोबी मरुस्थल फैला हुआ है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। कहाँ पे है, ये है आपका चीन और मंगोलिया वाले पार्ट में। तो आपको ये ध्यान देना। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला, यूराल पर्वत किस दो द्वीपों को अलग करता है। तो याद रखिए, यूराल पर्वत एक ऐसा देश है, सॉरी एक ऐसा पर्वत है जो क्या करता है, तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ पे मिलता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बना के आपको दिखा रहा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैं दिखा रहा, अब इसको ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा आपको ब्लू कलर का और येलो कलर का, यहीं पे आपका क्या पाया जाता है, यहीं पे आपका यूराल पर्वत मिलता है, और जो क्या करता है, एशिया और आपको अफ्रीका को, अरे सॉरी यूरोप को अलग करने का काम करता है। तो आपको ध्यान देना है, ये क्या करता है, ये एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करेगा। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया और कह सकता हूँ यूरोप। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी में आपको ये आंसर दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा कि अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा आपसे, बोल रहा कि अगर कोई उत्पादन, मतलब कि किसी भी चीज का फैक्ट्री लगाना है, यानी कि उत्पादन करना है किसी भी सामान का, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो वहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो आपको क्या चाहिए, भूमि चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, पैसे चाहिए, यानी कि पूंजी चाहिए। इसके अलावा कह सकता हूँ जो तीसरा चाहिए वो क्या चाहिए, लेबर चाहिए, यानी कि काम करने वाले भी चाहिए। और जो चौथा है उसको बोलते हैं ना, कि उसको बोलते हैं उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का मतलब जो उसको लगाए, अपने पैसों को लगाए, जो इन्वेस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं, उद्यमशीलता बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संगठन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे जीएसटी कब लागू हुआ था, बताया था 1 जुलाई अपना 2017 में। तो 2017 में आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स। भारत में मुद्रास्फीति को मापने, यानी जो महंगाई है उसको नापने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, इसके लिए यूज किया जाता है जो मात्रक सीपीआई, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, सीपीआई का मतलब सॉरी कॉस्ट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे मैं इसको सही कर दे रहा, इसको बोलते हैं कंज्यूमर, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, सीपीआई के नाम से जानते हैं, प्राइस इंडेक्स। इसमें होता क्या है कि इसमें जो जैसे फुटकर चीज होती है, जो कह सकता है एक प्रकार से खुरदरी चीजें, खुद क्या होती है, खुरदरी चीजें, जो हमने थोक में ना करके थोड़ी थोड़ी चीजें सामान ली जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग पे तय होता है। तो किसमें करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मुद्रास्फीति का मापन सीपीआई में करते हैं, और यही पे कह सकते हैं कि अगर आपसे बोले थोक की चीजों को तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, जो कि है कह सकता हूं कि उसमें हम थोक की चीजों को मापने का काम करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोला, आर्थिक विकास का मतलब कोई भी देश ज्यादा विकसित है उसका कह सकता हूं कि कैसे पता चलेगा। तो याद रखिएगा, जो प्रति व्यक्ति आय होगी, प्रति व्यक्ति आय जो देश की पूरी इनकम है और जितनी जनसंख्या है डिवाइड करने पे प्रति व्यक्ति आय निकलती है। जिस देश की ज्यादा होगी तो समझ जाइए वहां पे आर्थिक विकास काफी ज्यादा है।
अगला क्वेश्चन क्या बोला, पंचवर्षीय योजनाएं प्रणाली कब खत्म की गई? तो मैंने आपको बताया था 1915 में आपकी 2015 में आपका क्या आ जाता है, तो आपको पता है नीति आयोग आता है, और ये कह सकता हूँ कि योजना आयोग की जगह ले लेता है। नीति आयोग जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ये किसकी जगह आ जाता है, तो ये चेंज कर देता है किसको, योजना आयोग को। तो उसी टाइम पे आपकी भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 में लागू थी, और ये कब तक चलेगा, 2017 तक। उसके बाद नीति आयोग अपने टारगेट्स को सेट करती है, तो कब खत्म हो जाएगा, 2017 में। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, बजटीय घाटा, जिसको एक और नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, याद रखिएगा, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, राजकोषीय घाटा। और मैंने बताया था कि राजकोषीय घाटा किसके अकॉर्डिंग होता है, तो याद रखिए, जब देश में खर्च ज्यादा हो जाए, यानी व्यय ज्यादा हो जाए और आय कम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा या फिर बजटीय घाटा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, अधिक जनसंख्या, कम शिक्षा, औद्योगिकरण, जनसंख्या भी ज्यादा, पढ़ाई लिखाई भी कम, यानी कि शिक्षा भी कम, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से गरीबी आपकी रहती है। क्या बोला, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों का विकास करना, यानी कि समान विकास करना, सबका विकास करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बैंक दर का संबंध होता है, यानी कि जो अलग अलग बैंक लोन देते हैं उनका जो रेट है कौन तय करता है, तो आरबीआई करता है, साथ में बैंक आपस में मिलकर करते हैं, तो कौन करता है, आरबीआई और बैंक करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्यांक सूचकांक डब्ल्यूपीआई किसे मापता है, मैंने बताया ना, थोक जो कीमतें होती है इसको मापता है। तो यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के भी 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस तरीके से आज हमने थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में सारी चीजों को पढ़ा, बट कोई नहीं, ऐसे ही हमें पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो मैंने आपको बताया ना कि कल हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।